हम चाहते हैं ऐसे ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो कि क्लास से हट के है। अभी शायद ये पूरा तुम लोग एडीसी में कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता, हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर ये है ही नहीं, लेकिन क्यों बता दिया? कल कि तुम लोगों से कोई पूछेगा तब तो बता सकते हो इजीली। कोई भी पूछेगा तो एक्सटेंशन क्या है, किसी भी चीज का एक्सटेंशन के बारे में बता सकते हो, इसका क्या बेनिफिट है, क्या है इसका, तो सब चीज बता सकते हो। सबसे पहले आज हम लोग समझने वाले किसके बारे में? एक्सटेंशन के बारे में, कि एक्सटेंशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किसका एक्सटेंशन क्या होता है। क्योंकि हम लोग कंप्यूटर पे, मोबाइल में बहुत सारे काम करते हैं। हम लोग वीडियो देखते हैं, हम लोग गाना सुनते हैं, हम लोग पीडीएफ बनाते हैं, हम लोग एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, वर्डपैड का इस्तेमाल करते हैं, कितने तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि जब हम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं उनका भी एक एक्सटेंशन होता है। जैसे हम लोग एप्लीकेशन, जैसे ये होता है ना कि मोबाइल में प्ले स्टोर में होता है, तो कुछ चीजें प्ले स्टोर में नहीं होता है, जो कि बाहर से हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, किससे? गूगल से, तो वो भी एक एक्सटेंशन उसमें आता है। तो ये सभी एक्सटेंशन एक्चुअल में है क्या? तो देखो एक्सटेंशन क्या होता है, हम बताएं कि कोई भी फाइल, जैसे कि MP3 हो गया, जैसे ऑडियो फाइल हो गया, वीडियो फाइल हो गया, पीडीएफ हो गया, चाहे हम बोले तो एक्सेल हो गया। जैसे अभी तुम लोग बताओ तो ये पेंट पढ़े हो ना, पेंट का एक्सटेंशन क्या है? PNG होता है। क्वेश्चन भी आता है बाय डिफॉल्ट पेंट में क्या एक्सटेंशन होता है, तो PNG होता है। तो बहुत सारे एक्सटेंशन है। जैसे अभी जैसे तुम लोग पढ़ी हो ये क्या बोलते हैं, नोटपैड का क्या है एक्सटेंशन? तो .txt। जैसे तुम लोग म्यूजिक सुनते हो इसका एक्सटेंशन क्या है? .mp3। वीडियो देखते हो तो इसका एक्सटेंशन क्या है? MP4। पीडीएफ है तो इसका एक्सटेंशन क्या है? .pdf। तो ये सब क्या है? हमारे एक्सटेंशन है, और इन्हें जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे इससे देखो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी फाइल को हम इजीली पहचान सकते हैं एक्सटेंशन के माध्यम से कि वो किस प्रकार का फाइल है। वो ऑडियो है, वो वीडियो है, वो पीडीएफ है, वो एक्सेल का है या पावर पॉइंट का, किसी भी तरीके का हो, इसे हम पहचान सकते हैं, इजीली पहचान सकते हैं। तो ये था एक्सटेंशन। जैसे एक ही नाम का, मान लेते हैं कि राधा नाम का 4 लड़की है, अब हमें किस राधा को बुलाना है, सिर्फ राधा बोलेंगे तो कौन आएगी? इसके लिए उसका टाइटल लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सुमित है, तो हम सुमित नाम से 5 लड़का रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि किस सुमित को बुला रहे हैं, उसको कैसे पता चलेगा? तो वो टाइटल से पता चलेगा। जैसे सुमित शाह हो गया, कोई सुमित मुखिया हो गया, तो सुमित शाह बोलेंगे तो जो सुमित शाह वो आ जाएगा। तो वही एक्सटेंशन का काम करता है। तो एक्सटेंशन के बारे में समझ में आया कि एक्सटेंशन क्या है? समझ लो पहले, एक्सटेंशन हमारी फाइल की पहचान होती है। एक्सटेंशन के जरिए ही हम कंप्यूटर में फाइलों को पहचानते हैं। एक्सटेंशन हमेशा फाइल के नाम के अंत में लगे होते हैं। हम जिस भी एप्लीकेशन पर काम करते हैं, फिर फाइल को सेव करते हैं, तो जिस एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं उसका एक्सटेंशन अपने आप लग जाता है। एक्सटेंशन हमेशा किसके रूप में होता है? डॉट से शुरू होता है, ज्यादातर ये 3 अक्षरों का होता है। तो यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि एक एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट से शुरू होता है। कभी कभी मान लो तुम लोगों का क्वेश्चन हम ये भी पूछ दें कि जो एक्सटेंशन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? डॉट से। ज्यादातर जो एक्सटेंशन है वो कितने लेटर के होते हैं? एक्सटेंशन जो है कि वो जब भी हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं या किसी भी फाइल में अपने आप वो लग जाता है, जिसके वो अकॉर्डिंग होता है। इसीलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं बाय डिफॉल्ट वाला। जैसे एक्सेल का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, पेंट का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, नोटपैड का क्या है, तो ये सभी का बाय डिफॉल्ट भी एक्सटेंशन होते हैं। तो समझ में आ गया कि एक्सटेंशन क्या है। देखो यहाँ पे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें पड़ी, जैसे कौन कौन से फाइल हो सकते हैं? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेक्स्ट, फोटो, MP3 यानी कि म्यूजिक, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ, बहुत सारे कितने तरीके के फाइल होते हैं, बहुत सारे तरीके के फाइल होते हैं। उन सभी का भी एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि किस एक्सटेंशन, जो कौन सा फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है और उनका क्या फुल फॉर्म होता है, उसका क्या यूज होता है, ये सभी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है .mp3 क्या है? MP3। तुम लोग तो ऐसे ही बता दोगे कि MP3 क्या है? एक प्रकार का सॉन्ग ऑडियो है। अब बताओ कि ये MP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को है पता क्या? म्यूजिक प्लेयर। MP3 एक प्रकार का ऑडियो फाइल है जो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है ना के द्वारा क्या गया था, डेवलप किया गया था। ये कंपनी है क्या? MPEG। इसी के द्वारा किसको बनाया गया था? MP3। नहीं, जब 3 आ गया तो 3 लेयर में आ गया, MP1 MP2 ऐसे आता होगा। हाँ, ये कंपनी है MPEG। ये क्या है? एक प्रकार का कंपनी है जिनके, देखो अभी तक तुम लोग MP3 का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ना तो MP3 का फुल फॉर्म जानते थे। MP3 का कितना लेयर है?
ये थर्ड लेयर है ना, वहाँ तीसरा दिखा रहा है MP3। ये 3 एक लेयर है, जैसे MP4 आएगा तो फोर्थ लेयर होगा, आगे भी हम बात करेंगे उनके बारे में। बट ये क्या है, MP3 एक ऑडियो फाइल है जो पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है। अगर इसकी बात करें तो MP3 क्या है, आमतौर पर एक वीडियो ट्रैक, ब्रॉडकास्ट, लेक्चर, उपदेश और ऑडियो बुक को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, यही ना। इसमें हम वीडियो नहीं देख सकते हैं, इसमें ऑडियो सुन सकते हैं। तो ये होता है .mp3, ये एक्सटेंशन है। कोई भी ऑडियो, जैसे मान लेते हैं कोई सॉन्ग है, कोई भी सॉन्ग, जैसे गदर का सॉन्ग है तो गदर .mp3, अगर ये एक्सटेंशन रहा तो वो समझ जाना क्या है, वो ऑडियो फाइल है। उसके बाद क्या आ गया .mp4, ये क्या है, ये उन्हीं के द्वारा, किसके द्वारा, MPEG के द्वारा क्या गया, डेवलप किया गया। बट ये जो 4 आ गया, तो 4 क्या है, एक प्रकार का लेयर है। जब हम कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हैं तो किसके फॉर्म में वो डाउनलोड होता है, .mp4। MP4 नहीं बोलोगे, .mp4, क्योंकि हम MP4 तो इसका वीडियो के जो मान लेते हैं, चलो वो MP3, ये MP3 वाला म्यूजिक है, उसको भी MP4.mp3 देके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डॉट लग गया तो समझ जाएंगे वो एक प्रकार का क्या एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है जो डॉट लग गया। तो MP4 के क्या है, फॉर्मेट में दिखाता है, और ये चौथा लेयर के फॉर्मेट में होता है। ये MP3 का अपग्रेड वर्जन है। जैसे MP3 में क्या होता था, ऑडियो, और MP4 में क्या होने लगा, वीडियो आने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या है .apk। APK के बारे में कितने स्टूडेंट को पता है, अभी देखो हम यहाँ तक बता देते हैं कि जितने भी स्टूडेंट, हम इतना तो कंफर्म है कि जितने भी स्टूडेंट स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो APK फाइल का जरूर इस्तेमाल करता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि APK का फाइल ना प्ले स्टोर पे डाउनलोड नहीं होता है, क्रोम पे ही होता है। अब देखो ये है क्या, पहले समझ लो अच्छे। इसका फुल फॉर्म होता है एंड्रॉइड पैकेज किट। नाम से पता चल रहा है एक प्रकार का क्या पैकेज है, एक बंडल है, क्या एक बंडल है जिनके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन रह सकते हैं। देखो APK का इस्तेमाल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है, क्योंकि APK फाइल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बना है, ठीक है। देखो APK फाइल का प्रयोग हम इस तरह के एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन करने के लिए करते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पे क्या हो ना हो, या उन एप्लीकेशन जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं वो नहीं होते हैं, जो किसी भी मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तब वह यूजर पुराने एप्लीकेशन के APK को डाउनलोड करके क्या करता है, अपने मोबाइल में रन करता है। मतलब कुछ ऐसे फाइल आते हैं जिनके लेटेस्ट, देखो आजकल क्या होता है, यहाँ पे क्या बंद है, PUBG, लेकिन तुमको क्या लगता है, क्या भारत में PUBG नहीं खेलता होगा, खेलता है ना। कैसे खेलता है, जब प्ले स्टोर पे है नहीं तो कहां से खेल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है पुराना जो फाइल है उसे APK के माध्यम से डाउनलोड कर लेता है, किससे, गूगल पे जाके। वो प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा क्योंकि प्ले स्टोर पे बैन किया गया है। मतलब भारत में जितने भी ऐप बंद हुए हैं इसके थ्रू, हाँ सभी ऐप्स, कोई भी वेबसाइट को देखो, तुम लोगों को एजुकेशनल के बता रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उन्हें वीडियो में कॉपीराइट मार देगा। तो सरकार जब बंद कर दी तो इसको बंद कर देना चाहिए। यहाँ से नहीं कर सकते। ये एक बात बताओ, एक सेकेंड, मान लेते हैं एक समुंदर है और एक रोड है, पुलिस को रोड पे लगा दिया है, तो पर समुद्र लेके भागेगा तो समुद्र में पकड़ पाएगा, समुद्र कितना बड़ा है, जहाज की तरह घुमा देगा। वो तो समझ जाता है रोड एक हाईवे है तो उस पर पुलिस लगा देता है, लेकिन जो समुद्र है उस पर कैसे खोजेगा। तो गूगल एक समुद्र है, प्ले स्टोर हम जाने की प्ले स्टोर, देखो मान लो तुम गिरावटी हो, अगर किसी को कवर करना हो कि तुम इसके अंदर हो तो वो तुमको ऑटोमेटिक यहाँ पे ढूंढ लेगा। तुम इस हॉल के अंदर अगर पता चल गया तो तुम ढूंढ लोगे, समझो एक प्ले स्टोर है, लेकिन तुम गिरावटी मार्केट में कहाँ हो किसी को पता नहीं तो कैसे ढूंढेगा, वो एक गूगल हो गया। तो इसकी भी तो कोई एक मालिक होगा ना, उससे कंसल्ट करके नहीं हो सकता। इसका कोई मालिक नहीं, हम भी APK फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जो बनाया होगा उसको तो पता होगा कैसे इसको कंट्रोल कर सकता है। देखो एक बात बताओ, इंटरनेट को किसने बनाया था, विंडकर्क ने बनाया था ना, इंटरनेट को विंडकर्क ने बनाया था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट। क्या अभी के डेट में वही है इंटरनेट का मालिक? आज हर इंसान इंटरनेट का मालिक है, हाँ मैं तुम हो, जो भी इंटरनेट पे कुछ सामान अपलोड करते हैं या कुछ इंटरनेट के हिस्से का यूज करते हैं अपने हिसाब से उसको चलाते हैं, वो इंटरनेट का मालिक। हम भी बना दिए, तुम भी बना दिए। आज इंटरनेट जो पूरा दुनिया में घूम रहा है, कोई किसी बिना, हाँ ये उसके लिए एक स्पेशल वेबसाइट होता है, जैसे गूगल से हम डाउनलोड किए तो गूगल को पता रहता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। वो नहीं कि APK फाइल तो एक फाइल हो गया, वो कोई भी बना कर। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, जैसे मान लो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई एप्लीकेशन बना के दे दिया,
अब उसका ऑथराइज सेक्शन जिसको दिया उसके हाथ में, तो उसको पता रहेगा। तो सबको अपना अपना पता रहता है इस सब चीज के बारे में। तो ये होता है। तो क्या है, तो समझिए कि जो एप्लीकेशन है APK फाइल, वो क्या होता है, प्ले स्टोर पे नहीं अवेलेबल होता है। उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, गूगल का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन हमें इन चीजों से बचना भी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब हम APK फाइल डाउनलोड करते हैं, तो देखो अब तुम समझो, हम लोग क्या करते हैं कि काइन मास्टर, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, काइन मास्टर का ओनली प्राइस है 299 रुपए, अगर हम प्ले स्टोर से उसे परचेज करें। बट क्या अगर हम इसे गूगल से APK फाइल में या हम दूसरे टाइप से डाउनलोड करते हैं, तो क्या वहां पे हमें पैसे देने पड़ते हैं? इसमें वाटरमार्क भी नहीं रहता और हमें मिल भी जाता है। क्यों मिल जाता है? जब उसका ओरिजिनल प्राइस 299 है काइन मास्टर का, फिर भी हम लोगों को क्यों फ्री में मिल जा रहा है? आखिर वो जो प्रोवाइड कर रहा है वो क्यों प्रोवाइड कर रहा है? तो ऐसे में हम लोगों को ये बच के रहना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, ये सब फाइल घातक हो जाता है। हो सकता है वो काइन मास्टर के बदले में वायरस दे दे, वो ऐसा एक सिस्टम वायरस दे दे, एक मालवेयर दे दे, जिसके कारण हो सकता है वो हमारे सिस्टम में आते हैं, हमारे सिस्टम को क्रैक कर दे या हमारे सिस्टम से डेटा चुरा ले। अब उस डेटा की कीमत वो इतना लेगा कि हमको इतना 50 गो फाइल हम ऐसे डाउनलोड कर सकते थे पैसा देके। तो ये होता है, ये सब चीजें ये क्यों अवेलेबल होता है? कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिट है, तुमको भी बेनिफिट है। अभी हम काइन मास्टर की बात की है। अब अगर हम गूगल से डायरेक्ट कहीं से भी जाके APK फाइल में इंस्टॉल कर देते हैं, जहाँ पे कि हमें वाटरमार्क नहीं देता है, क्रैक वर्जन जिसको हम बोल सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, अब तो हमको पैसा देना नहीं पड़ा। जब हम प्ले स्टोर से काइन मास्टर डाउनलोड करते हैं तो उसमें पैसा देना पड़ता है। लेकिन अगर नहीं करेंगे, दूसरे जगह से डाउनलोड करेंगे, तो उसमें पैसा नहीं देना पड़ा। क्या देना पड़ा? नहीं। तो हमको तो फ्री में काम हो रहा है, जो 299 देना पड़ा। लेकिन हमको फ्री में मिल रहा, कहीं ना कहीं तो मिल रहा। हो सकता है वो भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहेगा, वो तो तुमको फ्री में नहीं देगा। हो सकता है उसके बदले में वायरस घुसा दे, मालवेयर घुसा दे। आजकल कंप्यूटर की दुनिया में कोई भी चीज होना बहुत आसान है। हम लोगों को लगता है हम लोग इजीली किसी भी लिंक पे, नहीं तो आज कहता है अंडा नहीं अबा नहीं, ये दे रहा ऑफर, वो दे रहा ऑफर, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, न जाने कितने तरीके का क्लिक करवा देते हैं। जब वहां पे क्लिक करके जाते हैं तो वहां पे उसको कुछ नहीं मिलता है, लगता है हम वहां से क्लिक करके आगे, हमको कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन इतना करते 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 तुम्हारे मोबाइल का बहुत सारा डेटा चले गया। क्योंकि जब भी तुम किसी लिंक पे किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो वहां पे परमिशन लिया जाता है, अलाउ का। सबसे बड़ी बात है कि देखो ये चीज 100% सही है कि जब भी तुम किसी भी फाइल को अपलोड डाउनलोड करो और अगर अलाउ मांगे तो तुम अलाउ करोगे, बट उसको पढ़ोगे नहीं। तुम देख रहे हो कि एक बात देखना, कभी कभी जब लेते हो तो कभी कभी बोलेगा कि लाइव मतलब लोकेशन का ओके कीजिए, लोकेशन का अलाउ कीजिए। जब वो फाइल को, तुम्हारे लोकेशन से क्या मतलब है? फाइल हम कोई भी डाउनलोड किए, उनको लोकेशन से मेरा क्या मतलब है? मेरा लोकेशन क्या है, मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, मेरा स्टोरेज में क्या मतलब है? अगर हम बोले, कोई हमको बोला मैं आई कम इन सर, हम बोले यस कम इन, कहेंगे हम उसको अलाउ दे रहे अंदर आने के लिए, दे रहे हैं ना। अब वो अंदर आके क्या करेगा तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर वो उधर से कोई चाकू लेके आया, मार के चले गया, तब हम तो परमिशन दे दिया आने के लिए। मेरे गार्ड बाहर में गार्ड बैठा है, लेकिन हम तो परमिशन दे रहे आने के लिए। तो गार्ड का काम क्या? अगर हम परमिशन दे तो आने देगा। वही प्रकार है, जो हमारे एंटीवायरस है, जो हमारे डिफेंडर है, फायरवॉल सब है, ये हम रोकते हैं वायरस को आने के लिए। बट हम लोग तो परमिशन दे रहे कि नहीं भाई ये बढ़िया चीज है, इसको आने दो, तो वो आ रहा है। तो कहीं कहीं हमारे लिए घातक है। जिस एप्लीकेशन पे ट्रस्ट हो उसी पे जाओ, जिस पे ट्रस्ट हो ना हो उसको गलती से भी नहीं करो। हाँ, कुछ जो टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं वो लोग तो इन लोगों को ऐसे ही चला लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो नॉर्मल है, खासकर लड़कियों की नहीं बात है, उन लोगों की इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, ज्यादा आइडिया नहीं होता कि क्या हो सकता है। बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम में डाल देता है ये सब चीज। लड़का लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ज्यादातर लड़की लोग, क्योंकि हर चीज का वो परमिशन ले लेता है। हम खुद देखे हैं, हमारे इंस्टाग्राम में टू स्टेप वेरिफिकेशन का नाम सुना होगा सब, टू स्टेप वेरिफिकेशन हम करके रखे थे। बिना मेरे मैसेज का वो कोई ऑप्शन यूज नहीं कर सकता था, फिर भी मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया था। सोचो क्यों? क्योंकि हम तो ऐसे जा रहे थे, हम तो बहुत सारे यूज करते रहते हैं, हमेशा अलग अलग वेबसाइट पे, बहुत सारे वेबसाइट पे जाते हैं, खतरनाक सब वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहां पे चेक करते हैं, तो वहां पे परमिशन मांगते हैं तो हम देते रहते हैं, क्योंकि हमको उनसे बहुत चीज खोजना पड़ता है। तो ऐसे में हमको भी पता नहीं चला था वो इंस्टाग्राम का मांगा था, हम देखे नहीं थे, बस अलाउ कर दिए थे, किए कि डेढ़ वहां पहुंच गए। तुरंत देखते मेरे पोस्ट में 4-5 गो पोस्ट ऐसा हो गया कि जो नहीं होना चाहिए था। तुरंत हम जाके देखे तो वहां पे क्या, रशियन समझ रहा है, रूस, वहां का लोकेशन दिखा दिया। क्योंकि हैकिंग के मामले में रशियन बहुत ज्यादा आगे है, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है मोबाइल की दुनिया में। इसलिए जब भी मोबाइल को चलाओ तो उसको सही से यूज करो, नहीं तो कुछ भी होना। आजकल के डेट में ये आम बात नहीं है। बहुत सारे देखो, तुम लोग को अब इसीलिए पता नहीं चला, एक बार इंटरनेट से जुड़ जाओ और इंटरनेट पे कुछ ऐसे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे तुम देखो कि क्या हो रहा है इंटरनेट की दुनिया में, कितने लोगों को क्या परेशानी हुआ है, कौन सुसाइड कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इनसे तुम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे, हम लोग कितना बड़ा गलती कर रहे हैं।
अभी इधर मनीष कश्यप का एक वीडियो आया था जिनमें कि वो शायद कहाँ पे झारखंड में मतलब एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पे ये फ्रॉड वगैरह के बारे में बताया गया था। देखना वहाँ पे कितना अच्छा से उन 4 चीजों के बारे में डिटेल में बात किया था, उन सब चीजों के बारे में अगर देखेगा तो पता चल जाएगा क्या चीज के बारे में, कैसे हैकिंग होता है। लड़कियों के लिए बताया था कैसे उनको बच के रहना चाहिए सब चीजों से, इसलिए वीडियो जो काम का वो भी देखना चाहिए। तो चलो हम लोग यहाँ पे थे एपीके फाइल में, समझ में आया एपीके फाइल क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है एंड्रॉइड पैकेज किट, और ये हम क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं नेक्स्ट क्या एग्जाम में। .exe इसका फुल फॉर्म होता है एक्सिक्यूटेबल। अब यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का फाइल नाम एक्सटेंशन है जिसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो और डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल और रन कराने के लिए किया जाता है। कहने का अर्थ है कि हम लोग जब भी कोई भी एप्लीकेशन रन कराते हैं किसमें, विंडो में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .exe। हम अभी सबका एक्सटेंशन दिखाएंगे बाद में, खोल खोल के सभी का एक्सटेंशन हम दिखाएंगे। जैसे अभी हम दिखाए ना एपीके का भी एक्सटेंशन दिखाएंगे, EX फाइल का भी दिखाएंगे, एक्सिक्यूटेबल फाइल होता है इसका फुल फॉर्म, इसका भी एक्सटेंशन दिखाएंगे और भी चीजों के एक्सटेंशन हम दिखाएंगे, ठीक है। EXE फाइल पूरी तरह से क्या है? कंपाइल्ड फाइल फॉर्मेट होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से एक्सिक्यूट किया जाता है। मतलब इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही इंस्टॉल करते हैं, जैसा व्हाट्सएप हो गया, ये फोटोशॉप हो गया, बहुत सारे MS एक्सेल हो गया, पावरपॉइंट हो गया, ये सब क्या हमारे EX फाइल है। इस प्रकार के .exe फाइल एक्सटेंशन में डेटा और निर्देश होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताता है कि सॉफ्टवेयर को मेमोरी में कैसे लोड या एक्सिक्यूट करना है, मतलब रन करना है, ये बताता है EXE फाइल। नेक्स्ट क्या है? .pdf। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? PDF का क्या होता है? आराम से बोलो, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है कि बिना कुछ बोले सुने तुरंत बोल दिया, आराम से बोलना है। ये घबराहट के चक्कर में हम गलतियां कर देते हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब इसका क्या यूज है एक्सटेंशन तो पता चल गया कि .pdf का, इसको तो तुम लोग इजीली बता सकते हो इसका क्या इस्तेमाल है PDF का। जैसे कोई भी चीज जैसे हम लोग भेजते हैं व्हाट्सएप करते हैं, किसी दूसरे मोबाइल व्हाट्सएप करते हैं तो डायरेक्ट अगर भेजते हैं तो फोटो का होता फट जाता है, ठीक है। इसको PDF बनाकर भेजते हैं तो PDF का यूज 3-4 फोटो है हमको एक साथ कवर करके भेजना है तो PDF हम समझ गए। तो हम फोटो में मान लो किसी को भेजना है, मान लो तुमको व्हाट्सएप करना है तो हम 10 फोटो ऐसे भी भेज सकते हैं, PDF में क्यों? बट इसका इस्तेमाल क्यों होता है PDF का ज्यादातर? ये इलेक्ट्रॉनिक PDF एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक नोट्स के अकॉर्डिंग इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। नहीं समझिए, आजकल जो भी PDF होता है हम मान लो 10-10 फोटो को PDF में इंक्लूड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक प्रकार का नोट्स बनाने के लिए कि एक ही के अंदर में, एक ही फाइल के अंदर में मेरा सब आ जाए। अगर हम अलग अलग फोटो का इस्तेमाल करते हैं तो हमको 10 फोटो भेजना पड़ रहा है, हम चाहते हैं एक ही फाइल के अंदर वो सभी फोटो चले जाए नोट्स के अकॉर्डिंग, एक ही बार में काम हो जाएगा। अच्छा PDF का ये भी प्रॉपर्टीज है क्या कि सच में जैसे कि कोई चीज लिखा हुआ था तो ढूंढना है, अगर वो PDF में कन्वर्ट करके भेजे तो प्रिंट हो जाता है, ये रियल है। अगर पहले धुंधला है तो उसको किसी PDF में ये देखो मेरा बात सुनो, ये वो बताया कि अगर कोई फोटो को जैसे कुछ लिखावट है हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज देते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि वो इमेज स्क्रीन में फट जाता है, इसको कवर खींच लेता है, उसका साइज कम कर देता है। लेकिन इसी चीज को अगर हम PDF के रूप में भेजते हैं तो उसमें साइज कम नहीं होता, इसका फटता नहीं, ये चीज होता है। कभी कभी तुम देखना इस MB का साइज से ऊपर का वीडियो होगा, ठीक है, लगभग 200 MB का भी होगा, तुम व्हाट्सएप पे भेजो चले जाएगा, लेकिन उसका MB कम हो जाएगा। जब कम होगा तो उसका क्वालिटी भी कम हो जाएगा। तो ये चीज होता है PDF का। देखो यहाँ पे PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यह एक पॉपुलर ई-बुक फॉर्मेट है। अभी बोले ना ई-बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक, ज्यादातर इसका इस्तेमाल। अभी बताओ जो नोट्स है, जैसे तुम लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर, वो किसके माध्यम से कर रहे हैं? PDF के अंदर। कितने अच्छे से तुम लोग पढ़ लेते हो। अगर भाई एक एक करके भेजेंगे तो कैसा लगेगा? अगर मान लो ये पूरा क्या है, एक बुक है, अगर इस बुक को हम फाड़ फाड़ के एक एक पेज को देंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, पेज पेज बन जाएगा। लेकिन ये एक बुक है तो बुक बेटर है, तो इसीलिए बुक बोलते हैं इसको। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को एक फाइल के रूप में किसी से भी शेयर कर सकते हैं। अभी बता ना कि बहुत सारे हम इमेजेस को कुछ भी हो उनको इंक्लूड करके एक फाइल बना के किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ये है PDF। इसका उपयोग ज्यादातर डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे को मर्ज कर दिया, एक ही में कर दिया, बस उसको कर दिया। एग्जाम वगैरह का जो आता है आंसर शीट वगैरह देखो ज्यादातर आजकल देखो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ, ज्यादातर देखना PDF मिलेगा ही मिलेगा। अपना कोई भी फॉर्म आया
उनका वो देखना है, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन, जब पीडीएफ में नोटिफिकेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आसान होता है उसको भेजने। एक एक पेज देखने में स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कत होता है, एक ही फाइल, एक ही पीडीएफ में बहुत सारे इमेजेस को मिला दिया, बहुत सारे जो नोट्स हैं वो दे दिए, बस इंक्लूड कर दिए, उसको दिखा दिया, एक ही फाइल में उसको मिल गया, तो वो चीज है। उसके बाद है JIP। ये बहुत अच्छे एक्सटेंशन है जिनका इस्तेमाल बहुत कंप्यूटर में, जो भी स्टूडेंट है कंप्यूटर का यूज करेंगे तो करते ही है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्यूटर पढ़ा है ना, ये अभी मतलब क्या उन लोगों में हमको 100% बोलते हैं कि 90% स्टूडेंट को JIP के बारे में सही से पता नहीं कि ये JIP क्या है। सबसे पहले याद रखा कि JIP का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, नहीं तो कोई बना देता है जोनोट इंटर कुछ भी बना देता है प्रोटोकॉल वगैरह, लेकिन इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे इसका फुल फॉर्म नहीं लिखे हैं, क्योंकि जिसका है नहीं जिसको हम लिखे क्यों, क्या करें। अब देखो, जीप एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्यूटर की एक या एक से अधिक फाइलों को एक फाइल या फोल्डर में पैक कर लेती है, जो कि असली फाइल से कम जगह लेता है और साइज में भी कम होता है। जीप फाइल को आर्किव फाइल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे समझो, अभी तुम्हारे पास 2-2 GB का 3 वीडियो है, 2-2 GB का 3 वीडियो है, कितना हुआ 6 GB। अगर हम बोले कि तुम उस किसी भी कस्टमर को, मान लो हम बोले कि तुमको हमको ट्रांसफर करना है, ये तुम्हारे पास है, हमको तुम ट्रांसफर करो, तो 6 GB भेजने में कितना टाइम लगेगा ऑनलाइन। पहले ये समझे कि 6 GB कहाँ से चाहिए, अब तुम 6 GB भेजोगे फिर हमको डाउनलोड करना पड़ेगा 6 GB। तो इसी चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर में एक जिप फाइल होता है जिसको इंस्टॉल करके उन्हीं के अंदर इन सभी को इंक्लूड कर देते हैं, और जैसे हम इनके अंदर इंक्लूड करते हैं वहां पे साइज बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम डेटा लेके चला जाता है। अब जैसे तुम इसको इसमें किक कन्वर्ट, बहुत कम डेटा में, मतलब ये कम साइज में आया, तुम वहां से तो हमको इजीली ट्रांसफर कर दी। जब तुम हमको ट्रांसफर किया तब मेरे में 6 GB, हमको उसको इंस्टॉल करने में हमको 6 GB लगेगा, ना कि तुमको भेजने में। ऐसे क्या होगा, पहले तुम 6 GB भेजी, फिर हमको मेरे पास 6 GB आया तो हमको भी 6 GB इंस्टॉल करना पड़ रहा है, तो ऐसे में वो चीज नहीं करना पड़ता। जैसे हम कोई भी फाइल, मान लो कोई वीडियो भेजते हैं, मान लेते कोई वीडियो भेजे 4 MB का नेट व्हाट्सएप पे, तो 4 MB का वीडियो तुम भेजी, तो जब तुम 4 MB का वीडियो अपलोड करती व्हाट्सएप पे हमको भेजने के लिए, तो क्या होता है वहां पे वो घूमते घूमते जब 4 MB क्लियर हो जाता है तब आता है ना, फिर मेरे पास आया, फिर हम उसको डाउनलोड करेंगे तो घूमते घूमते 4 MB क्लियर होगा तब आएगा, तो ऐसे में 8 MB गया। लेकिन अगर इसी चीज को तुम जिप फाइल में भेजोगी तो तुम तो इजीली भेज दोगी, बस हमको 4 GB ये बस एक्चुअल में उसी को करना होता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंप्यूटर या एक से अधिक फाइलों, बोले ना, एक या एक से अधिक फाइलों क्या कर सकते हैं, फोल्डर में पैक कर सकते हैं। मतलब एक होता है जिप फाइल, उसके अंदर हम बहुत सारे फोल्डर को पैक कर देंगे। अभी ज्यादातर देखना ना, जब कोई भी एप्लीकेशन तुम लोगों को डाउनलोड करना कंप्यूटर में, देखना जिप फाइल में ही मिलेगा, रार फाइल, जिप फाइल, ऐसे ही WRR में ऐसे आता रहता है। तो ये सब फाइल में तुम लोगों को आएगा। तो क्यों इसमें आता है, क्योंकि इसमें कम MB उधर से लगता है, हमको तो इतना ही लग जाता है, लेकिन उन लोगों को कम लगता है। या हम लोग भी डाउनलोड करते हैं तो कम MB में हो जाता है, ऐसा नहीं कि हम लोग को भी इतना लगता है, होता है बहुत ज्यादा MB का, लेकिन हम लोगों को इंस्टॉल करने में कम MB लगता है। जिप फाइल का उद्देश्य हमारे स्पेस या और स्टोरेज की समस्या को खत्म करना होता है, और साथ में फाइल्स को सुरक्षा देना होता है। फाइल्स को जिप फाइल में स्टोर करने से फाइल को स्टोर करने और ट्रांसफर करने में आसानी होती है। जिप फाइल कंप्रेस होती है और इसलिए यह कम स्पेस लेती है। समझ रही हो कि जब कम MB का रहेगा तो इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत कम समय में कर सकते हैं, हमारे टाइम को बचत करता है और हमारे स्पेस को भी। मान लेते हैं कि जिप फाइल में जो 2 GB का है वो 2 MB का आ गया, तो हमारे जो स्टोरेज डिवाइस में कितना MB है, 2 MB, तो कितना कम ले रहा है स्पेस। और इसकी सबसे खास बात क्या है, इसको हम लॉक लगा के भी रख सकते हैं, इस फाइल को हम सुरक्षा दे सकते हैं। जिप फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, आमतौर पर JIP होता है, तो ये पता चल ही गया। जिप फाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इस पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी फाइलें सेफ रहती है। कम साइज की होने की वजह से आप इसे इंटरनेट पर आसानी से शेयर भी कर सकते हैं। किसी को भेजना हो इजीली तुम शेयर कर सकते हैं। ये बताएंगे कैसे होता है, हर चीज का प्रैक्टिकल होगा। हम बोले ना कि क्लास एडीसी का जो चलता है, हमको नहीं लगता कि ये सब कभी पढ़ाया होगा स्टूडेंट लोग, और यही सब इंपॉर्टेंट चीज है अभी के डेट में। रियलिस्टिक में देखा जाए तो यही सब चीज पढ़ाई होता है। तुम किसी भी कंपनी में जॉब करो, कहीं पे भी कुछ करने के लिए जाओ, यही सब का मान होता है, लेकिन स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है ये एक्चुअल में है। इसीलिए बोले हर सैटरडे का जो क्लास होगा वो स्पेशली क्लास होगा। हम चाहते हैं ऐसे ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो कि क्लास से हट के है। अभी शायद ये पूरा तुम लोग एडीसी में कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता, हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर ये है ही नहीं, लेकिन क्यों बता दिए। कल कि तुम लोगों से कोई पूछेगा तब तो बता सकते हो इजीली, कोई भी पूछेगा तो एक्सटेंशन क्या है, किसी भी चीज का एक्सटेंशन के बारे में बता सकते हो, इसका क्या बेनिफिट है, क्या है इसका, तो सब चीज बता सकते हो। अब आया है .jpeg, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइन फोटो चेंजिंग, नहीं, फोटो
फोटोग्राफ। हाँ, फोटोग्राफ या फोटोग्राफी ग्रुप। एक्सपर्ट ग्रुप। बहुत ज्वाइंट अच्छा। फोटोग्राफी एक्सपर्ट। ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप या ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप हम बोल सकते हैं। ये क्या होता है, .jpeg का जो एक्सटेंशन है वो होता है। इसके बारे में तो शायद हमको कम लोगों को बताना नहीं पड़ेगा तुम लोगों को कि क्या है इसका यूज। बोलो तो क्या है जेपीजी ज्वाइन करते हैं। एक्सटेंशन जो है इसका क्या है, कहाँ पे इसका एक्सटेंशन किस फाइल में लगता है? कौन सा फोटो में? कोई भी फोटो देखो, कंप्यूटिंग की भाषा में जेपीजी डिजिटल चित्रों के संपीड़न के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक फाइल फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट का उपयोग विशेष रूप से डिजिटल फोटोग्राफी द्वारा उत्पादित छवियों के लिए किया जाता है, जिनका एक्सटेंशन अक्सर .jpg बोलो या जेपीजी बोलो, दोनों हो सकता है। तो समझ गया इसके बारे में? किसी को कोई डाउट जेपीजी के बारे में? क्या एक फोटो है, राइट? फोटो में एक्सटेंशन लगा होता है, कोई सा भी इमेजेस हो। हम लोग कोई भी इमेजेस कैमरा से क्लिक करते हैं या फिर डिजिटल कैमरा से हो, मोबाइल से करो, तो इसका एक्सटेंशन यही आएगा .png। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। नाम से पता चला, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ये ग्राफिक है। यह एक ऐसा इमेज फॉर्मेट है जिसमें कंप्यूटर में रास्टर इमेज को रिस्टोर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जैसे जेपीजी और जी फाइल होते हैं। लिखित रूप से तो इसे भी पीएनजी लिखा जाता है, लेकिन इसका उच्चारण पिंग होता है। देख लो क्वेश्चन कहां से कहां आ रहा है। पीएनजी लिखा जाता है लेकिन इसका जो उच्चारण होता है पिंग होता है। पीएनजी हम लोग बोलते हैं लेकिन इसको बोल सकते हैं पिंग। उच्चारण मतलब बोलने हो गया ना कि हम पीएनजी बोलते हैं लेकिन इसको हम पिंग भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। इसका एक्सटेंशन क्या होगा? पिंग। अब देखो ऐसे तुम लोग इसको समझो कीजिए, जेपीजी क्या होता है, पीएनजी क्या होता है। पीएनजी का ऐसा हो गया जिसके मतलब बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी देखो पीएनजी का मतलब हो गया कि उसके आसपास कुछ भी नहीं रहता, वो एकदम सिंगल फॉर्मेट में रहता है। इमेज है, अब हमारे इमेज के पीछे में बैकग्राउंड आ रहा है, हमारे फोटो मतलब मेरे चेहरे के पीछे में बैकग्राउंड आ रहा है, तो फोटो में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि मेरे पीछे में बैकग्राउंड नहीं आए, इसको हम हटा दिए, रिमूव कर दिए, उसको सेव करना हो तो उसको हम पीएनजी के रूप में ही सेव करते हैं। ये जब हम लोग फोटोशॉप पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे कि पीएनजी जेपीजी का क्या इस्तेमाल है। बहुत सारे एक्सटेंशन है। .html ये क्या है? HTML एक मार्कअप भाषा है जिसका उपयोग वेब ब्राउजर पाठ छवियों और अन्य सामग्री को दृश्य या सब वेब पृष्ठ में व्याख्या और रचना करने के लिए करते हैं। HTML एक प्रकार का क्या वेब ब्राउजर है जिनका हम एक प्रकार से वेबसाइट भी बना सकते हैं। उनमें हम इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, ये सभी इसके अंदर कर सकते हैं, इसलिए इसको .html कहा जाता है। HTML एक कंप्यूटर की भाषा है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है, राइट? और उसे रंग रूप देने के लिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई मिस्त्री आता है तो वो क्या करेगा? इस घर को बना के जाएगा। घर में क्या किया? ईटा जोड़ दिया, प्लास्टर कर दिया, वो तो उसका काम था। लेकिन अगर इसमें डिजाइनिंग देना हो, कलर करेक्शन करना हो, जैसे इसमें हम शीशा लगा दिए, इनमें हमको चेंजेस करना, मतलब अलग अलग क्वालिटी लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक कलाकार को बुलाएंगे जो कि इन सभी टेक्नोलॉजी का मतलब इन सभी चीजों को वो आर्किटेक्चर वगैरह बोलते हैं ना, कि वो इनको कर सके। तो वैसे ही इसमें होता है HTML से हम सिर्फ एक वेबसाइट लिख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से दिखाने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। PPT इसके बारे में तो सभी को पता होगा। एक सेकंड, सुमित, PPT का फुल फॉर्म? धर्मेंद्र, निखिल, राधा, सपना, क्या नाम है, सिंपल, शारदा, एक ही स्टूडेंट को, यहाँ 2 स्टूडेंट को इजीली पता होगा, एक एलियस को और एक इजाज को। बताओ क्या होगा? उन लोगों का काम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही ज्यादातर पढ़ने के लिए वो लोग आए हैं, और तुम लोगों को जो हम स्पेशली बता रहे हो किसमें बता रहे हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही बता रहे हैं। तो PPT का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .ppt। तो सबको पता ही हो गया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है। इसके अंदर देखो क्या क्या है, देखो एक प्रकार से तुम लोग का यहाँ पे जानते हैं क्या हो रहा है, सबका परिभाषा क्लियर हो रहा है। PPT क्या है, PDF क्या है, इमेजेस क्या होता है, MP3 क्या होता है, सबका परिभाषा क्लियर हो रहा है। हम यहाँ पे एक्सटेंशन के बारे में बात करें, बट यहाँ पे सबका PDF जो है कि परिभाषा भी क्लियर हो रहा है। तो PPT का पूरा नाम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जिसे हिंदी में पावर पॉइंट प्रस्तुति के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का महत्वपूर्ण भाग है। यह फाइल को टेक्स्ट, इमेज, शेप्स आदि की सहायता से किसी वस्तु या विषय को समझाने के लिए बनाया जाता है। जो पावर पॉइंट का जो मेन मकसद होता है वो किसी भी चीज को समझाने के लिए, वो मतलब लोगों को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी तुम लोगों को इसी चीज को अगर हम ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे PPT, फिर लिखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फिर उसका ये ग्राफ दर्शाएंगे, ये सब दर्शाएंगे, क्या उतना अच्छा लगेगा जितना अभी लग रहा है? एक एक चीज, ये चीज कितना अच्छा समझ में आ रहा है। पहले PPT आया,
पीपीटी हम तुम लोगों से पूछे, तुम लोग नहीं बता पाए, प्रोजेक्ट हो गया तुम लोगों से पूछे, तुम लोग नहीं बताए, फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आया, दिखने में अट्रैक्टिव लगा कि चलो पीपीटी का फुल फॉर्म पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आया। अब क्या है, फिर उस चीज को यहाँ पे दर्शा, तो ये चीज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये एक सिंपल प्रोजेक्ट है, हम इनमें ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आजकल मार्केट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा महत्व है, मार्केट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा खोज रहा है। अगर ऐसे स्टूडेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सही से पढ़ लेते हैं तो उनका जो है ना कि मार्केट में कौन, देखो इसका इस्तेमाल ज्यादातर कौन करता है, कंपनी वाले, बिजनेस में, ये लोग इसको, अगर कोई ये एनजीओ वगैरह है तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बहुत महत्व है, महीने का 30 से 40 हजार कमा सकता है अगर तुमको इसमें एडवांस लेवल पे आए। ऐसा नहीं कि हम बेसिक चीज सीख रहे तो कमा सकते हैं, तो 10-15 हजार कमा सकते हैं, लेकिन अगर एडवांस, देखो मैट्रिक इंटर करने के बाद ग्रेजुएट कर रही हो, ग्रेजुएट पे एक फोकस चीज दे दी ना कि हमको यही चीज पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट में गई हो कि मेन ऑनर्स यही है, तो उसी चीज को ज्यादातर प्रिपेयर कर रही हो। तो उसी प्रकार जैसे हम कंप्यूटर में तो एडीसी कंप्लीट कर ली, अब तुम लोगों को एडीसी में क्या सीखना है, पूरा उसी चीज को पढ़ो, क्योंकि बेसिक चीज देखो मैट्रिक में हम लोग इसीलिए ऑल सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, साइंस आर्ट्स की, ताकि हमको सब चीजों के बारे में नॉलेज है। फिर जैसे इंटर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोगों को चूज करना पड़ता है साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स, तो कोई आर्ट्स कोई साइंस, तो जब साइंस ले लिया तो वहाँ आर्ट्स सब्जेक्ट गायब हो गया, लेकिन मैट्रिक में तो सब चीज पढ़े थे, साइंस में चलेगा। फिर साइंस लेने के बाद जब इंटर में साइंस लिया, फिर ग्रेजुएट में उसका एक सब्जेक्ट लेना पड़ता था, मैथ, अगर कोई मैथ लेना चाहता है तो मैथ ले लो, मेन फोकस हो गया मैथ पे। उसी प्रकार जैसे तुम बेसिक चीज कंप्यूटर सीख ली, एडीसी कोर्स कर ली, एडीसी में तो सब चीज सीख ली, अब तुमको क्या फील्ड में जाना है, अकाउंटिंग के फील्ड में जाना है, डिजाइनिंग के फील्ड में जाना है, नेटवर्किंग के फील्ड में जाना है, हार्डवेयर के फील्ड में जाना है, या फिर डेटा एंट्री के फील्ड में जाना है, या फिर आईटी के फील्ड में जाना, मतलब किसी भी फील्ड में जाना है, क्योंकि हम सब चीज यहाँ पे अलग अलग पढ़ा रहे हैं। तो जैसे अभी हम तुम लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा है, अगर तुमको एमएस ऑफिस से रिलेटेड चीजों को समझ जाओगी तो इस चीज से रिलेटेड क्या होगा कि तुम दूसरे को अच्छे से समझा सकते हो। अगर तुमको हम अकाउंटिंग पढ़ाएंगे तो क्या करोगे, तुम पूरा फोकस कर दोगे अकाउंटिंग के, इधर तो क्लियर हो गया, सब चीज सीख गई, बेसिक नॉलेज इधर तो कंप्यूटर का सीख गया, अब सिर्फ तुम्हें अकाउंटिंग ही पढ़ना है। अकाउंटिंग के अलावा तुमको नहीं पढ़ना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, आईटी फील्ड क्या होता है, ये नहीं, तुमको अकाउंटिंग पे फोकस करना होगा, तब ना तुम सीख पाओगे। आज अकाउंटिंग जो करता है ना वो भी महीने का 30 से 40 हजार कमा। हम गए थे आईटीआर फाइल करवाने के लिए, खुद से करते हैं फाइल, लेकिन हमको कुछ डाउट था तो इसके कारण गए, ठीक गए ना, हमको लग रहा है वो बहुत बड़ा बिल्डिंग क्रिएट किया, बहुत बड़ा बिल्डिंग, और हमको लगा कि जहां तक वो उसी से किया, क्योंकि हम जिस तरह से देख लगा, क्योंकि जब हम 15-20 दिन पहले गए थे जब देने के लिए, तो वो इस साइड में काम कर रहे थे, इधर रूम नहीं बन रहा था, इस साइड में इतना नहीं देखे थे। जब इस साइड में आए देखे ना, इतना अच्छा डिजाइनिंग था, लगभग 3 से 4 लाख रुपए वो पूरा अपना रूम में फिनिशिंग करने में लगा दिया। इतना तरह पैसा इन्वेस्ट करा तो उसकी इनकम है तभी ना। क्या कर रहा है वो, आईटीआर वगैरह, वो क्या है, वो एक सीए था, उसके अंदर में कुछ काम करने वाले भी थे, तो इजीली इसमें इनकम है। कंप्यूटर का फील्ड बहुत अच्छा है, अगर एक बार हम तो इतने बोलेंगे पढ़ाई लिखाई कर लो, लेकिन अगर तुम लोगों को लग रहा है कि हमको मतलब, क्योंकि देखो हर कोई स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता रहता है कि हम जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है तैयारी करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा थोड़ा कंप्यूटर पे भी नॉलेज दे देंगे, हो सकता है ये कहीं मेरा आगे का काम चल जाए। अभी जानते हो ये बहुत सारे ये अभी जॉब निकल रहा है, जैसे कंप्यूटर खोज ही रहा, कंप्यूटर क्या, अभी सिविल कोड का फॉर्म निकला है, कंप्यूटर ही कंप्यूटर, कंप्यूटर ही कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर का कोई नहीं। अभी इतना सर्टिफिकेट का मांग है कि हर वेबसाइट ही सर्वर गायब हो गया है, इतना सर्टिफिकेट डाउनलोड होते जा रहा कि सारा वेबसाइट ही क्रैक कर गया, सारा वेबसाइट ही सर्वर गायब हो गया। तो क्या है कंप्यूटर फील्ड, और इसमें से ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है, अभी हम ये समझ रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट सर्टिफिकेट ले रहा है क्या वो सिविल कोड के लिए वो क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है, हम फॉर्म भरने के लिए समझ गए, तुम सिविल कोड के लिए फॉर्म भरे हो तो सर्टिफिकेट ले लियो, जाके एडमिशन तुम करवा लिया, ठीक है, लेकिन जब तुम एग्जाम दोगे, ठीक है, तुम एग्जाम भी पास करके इंटरव्यू के लिए जाओगे, बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आएगा जो तुमको पूछेगा कंप्यूटर से। सिविल कोड में ज्यादातर तो आजकल हर चीज तो कंप्यूटराइज होने लगा है, पूछेगा तो क्या तुम जवाब दे पाओगे। कोई स्टूडेंट बोलता नहीं सर जैसे आएगा तो हम पढ़ लेंगे, जब तुम पहले से नहीं पढ़ रहे हो तो तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम तो दूसरा तैयारी करोगे। तो इसलिए जब नॉलेज ही नहीं तो क्या फायदा है फिर इसका। तो समझ गए पावर पॉइंट के बारे में। अब है .xlsx, ये क्या है, ये एक्सटेंशन है, किसका है, ये एक्सेल का एक्सटेंशन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं था, लेकिन ये किसका, एक्सेल का जो है ये एक्सटेंशन होता है। अब तुम लोगों को पता होगा कि एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक लोकप्रिय स्प्रेडशीट सिस्टम है जो कॉलम और रो में किसी भी डेटा को व्यवस्थित करता है और जिसमें विभिन्न फॉर्मूला के माध्यम से डेटा डाला और सेट किया जाता है। याद रखना कि एमएस एक्सेल के बारे में तो बताएं कि उसका क्या यूज है। डेटा एंट्री करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उसमें रो एंड कॉलम के सेक्टर में थे, रो एंड कॉलम मिला के हम उसके क्या बनाते हैं, एक्सेल्स बनाते हैं, इसी के अंदर हम डेटा को इंक्लूड करते हैं, यानी कि इंसर्ट करते हैं। बहुत सारी कंपनी थे, जैसे हमारे क्लास में बहुत सारे, अभी लगभग 30 स्टूडेंट का मेरा बायोडेटा बना है, 30-32 स्टूडेंट का मेरा टोटल बायोडेटा बना है।
अब उन 32 स्टूडेंट को हमें एक एक करके सबका नाम, फादर्स नेम, उसका पैसे कितना दिया, उसका ईमेल आईडी क्या है, वो कब से आ रहे हैं, कब क्लियर होने वाले हैं, फर्स्ट पेमेंट कब हुआ, उन सबको हमें क्या करना है, डेटा एंट्री करना है एक्सेल के अंदर। तो वो करना होगा, तो वो हर चीज हम नहीं कर सकते, उनके लिए तो हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास कम स्टूडेंट है, हमारे पास कम स्टूडेंट है, तो हमें अभी ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन बड़े बड़े कंपनी के पास तो पर डे कम से कम 500-1000 ऐसे आते हैं। अभी जानते हो मेरे पास एक लड़का आता है जो कि लगभग रेगुलर आता है, 1 घंटा एक्सेल पे काम करता है, उसमें कुछ मतलब उसके पास डेटा आता है, वो उसको एडिट करता है, फिर उसको भेजता है, वो हमको 20 रुपए 30 रुपए दे के जाता है 1 घंटा। तो सोचो वो कितना इनकम करता हो। कंप्यूटर नहीं है उसके पास, फिर भी वो जो उसको डेटा मिलता है उसको लाता है, उसको जो भी एडिट करने के लिए बोलता है, लगभग 1 घंटा काम करता है, 1 घंटा काम करके एडिट वगैरह करता है, आराम से एडिट करके वो हमको 30 रुपए दे के जाता है। अगर वो हमको 30 रुपए दे के जा रहा है तो कम से कम उसको तो 300-400 मिलता ही होगा। नॉलेज होना चाहिए, बस कुछ भी कर सकते। ज्यादा जानकारी उसको भी नहीं था, एक ही नाम था परमानंद, उसको बहुत सारे में मतलब चेंज करना था, लगभग 20 से 30 को, वो उसको कर ही नहीं पा रहा है। वो क्या करता, मैनुअल करता एक एक करके। तब हम उसको बुलाए कि एक बार में आप इसको फिल्टर में जाइए, फिल्टर में जहाँ पे वो तुम लोग को बताया ना रिप्लेस करने वाला, बोले रिप्लेस पे क्लिक कीजिए, बस जहाँ परमानंद है परमानंद की जगह जो लिखना लिख दीजिए, एक ही बार में लिखा सारा बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो ये चीज है, एक्सेल एक ऐसा सिस्टम है, एक एक्सेल जो है, एक्सेल में बहुत सारे मतलब है काम, जो कि ज्यादातर बहुत तुम कितना सीख लो ना, हमको लगता है कि एक्सेल बहुत बड़ा है, तुम लगभग इसमें 6 महीना भी काम कर लो तो तुम एक्सेल के बारे में पूरा जानकारी नहीं ले सकते, कितना बड़ा है। DOCX क्या है? ये क्या है? MS वर्ड है। जैसे अभी एक्सेल का एक्सटेंशन आया, डॉस का आ गया, ये MS वर्ड का आ गया, पावर पॉइंट का आ गया, तो इसे ये MS वर्ड का है। तो MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम क्या है? MS वर्ड, यानी कि MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसे केवल वर्ड भी कहा जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण वर्ड प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज का ही एक कंपोनेंट्स होता है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को एडिटिंग कर सकते हैं, हम एक पूरा बुक बना सकते हैं MS वर्ड के अंदर। अरे इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो फिर उसका जो एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है, कुछ भी हो सकता है एक्सटेंशन, अभी बताया ना, जैसे कुछ भी हो सकता है। यह देखो MS वर्ड हर एक यूजर के उपयोग में आने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित कई तरह के छोटे बड़े कामों को किया जा सकता है, चाहे कुछ टाइपिंग करने की बात हो, या कोई एडवांस या लंबी डॉक्यूमेंट, बुकलेट, रिज्यूम इत्यादि बनाने की बात हो, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के कार्यों को करने के लिए MS वर्ड के अंदर कई तरह के फंक्शन, टूल्स इत्यादि दिए गए हैं, जिसका मदद से हम बहुत ही एडवांस और आकर्षक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। चाहे नोटपैड बनाना हो, रिज्यूम बनाना हो, किसी को टेक्स्ट एडिटिंग करना हो, बहुत सारे काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। एक अच्छा सा डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। समझ में आ गया कि MS वर्ड क्या है? जैसे टैक्स हुआ ना, ये नोटपैड एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वैसे भी MS वर्ड है, लेकिन इसके अंदर हम बहुत सारे। अब आ गया TXT, ये क्या है? ये एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है? नोटपैड का। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ड आता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है? यह एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कोई भी साधारण नोट्स लिखने, पढ़ने या एडिट करने के लिए किया। इसमें कोई भी हम ये नहीं कर सकते कि इसका रेड कलर कर सकते हैं, इसको हम अच्छा से चमक धमक ला सकते हैं, ये नहीं कर सकते। यहाँ तक कंप्लीट हो गया? किसी को कोई डाउट?